देखिए, कल मैंने आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित डेनियल डेवसन का त्रिस्तरीय संरचना का मॉडल बताया था, यानी ट्राई लेमिनर मॉडल के बारे में चर्चा की थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कल मैं आपसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर चर्चा करूंगा। लिख लीजिए, तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल, आप जानते हैं मोज़ेक शब्द सभी ने सुना होगा। आज तो जो नए घर बनते हैं उसमें ज़्यादातर पत्थर लगवाते हैं, कोटा स्टोन लगवाते हैं या फिर टाइल्स लगवा देते हैं। उससे पूर्व, आज से मैं बता रहा हूँ 15 साल या 20 साल पूर्व की मैं बात करता हूँ, तो घरों में फर्श इस प्रकार से लगा रहता है कि छोटी छोटी रोड़ी रहती है, फिर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े रहते हैं और उनके बीच में सीमेंट मिलाकर उसको मिक्स कर दिया जाता है और फिर मशीन से घिसाई की जाती है, तो वो आपको दिखाई देता है। तो वो मोज़ेक होती है। वो क्या होता है? मोज़ेक होती है, यानी छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े पत्थर के डालकर फर्श बनाया जाता है। तो वही स्थिति यहाँ मोज़ेक की है। अब यहाँ मोज़ेक की कौन सी स्थिति होगी? वहाँ स्थिर है, ठोस हो चुका है, बन चुका है वह, लेकिन यहाँ लिपिड और प्रोटीन के अणु, किसके? लिपिड प्लस प्रोटीन, प्रोटीन के जो अणु होते हैं वह मुख्य रूप से तरल अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तरल अवस्था से तात्पर्य है कि लिपिड जो है वह तरल रूप में और उसके बीच बीच में प्रोटीन पाई जाती है और प्रोटीन और लिपिड इधर उधर मूव होते रहते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन इधर जा रही है, लिपिड इधर जा रही है, तो इस वजह से उसको कौन सा मॉडल नाम दे दिया? तरल मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया। क्या नाम दिया? तरल मोज़ेक मॉडल नाम दिया इसको। इसकी खोज किसने की थी? सिंगर और, नीचे लिख रहा हूं, निकोलसन। बातचीत नहीं, आवाज आ रही है। सिंगर और निकोलसन दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी और 1972 में, कब बताया था ये मॉडल? सिंगर निकोलसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1972 में इस मॉडल के बारे में चर्चा की गई थी। तो पीछे से दोनों, यहाँ दो कुर्सी डाल लो, यहाँ बैठो, क्योंकि पीछे आंखें, वैसे भी चश्मा लगा हुआ और आंखें गड़ा के देख रही हो। तो सिंगर निकोलसन ने 1972 में इस मॉडल के बारे में बताया था। 1974 में, 1974 में एक वैज्ञानिक थे रॉडरिक कैपाल्डी। कौन से वैज्ञानिक थे? रॉडरिक कैपाल्डी नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस मॉडल का समर्थन किया था। सिंगर निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था 1972 में। 1974 में रॉडरिक कैपाल्डी नामक वैज्ञानिक ने इस मॉडल का समर्थन किया था कि जो आपके द्वारा मॉडल दिया गया वह बिल्कुल सही है। समर्थन का मतलब ये होता है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है तो उस बुक में भी ट्राई लेमिनर मॉडल नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है। कौन सा मॉडल दिया है? सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है। अब कैसे पाया जाता है, किस रूप में होता है व्यवस्थित, वो देख लीजिए। यदि आपको कल ध्यान होगा, बातचीत नहीं, जूली, ये एंड कौन सा होता है? इसको क्या कहते हैं? कौन बताएगा? शिवम। हाइड्रोफिलिक एंड होता है। आपको बताया था कि इसमें जो लिपिड पाई जाती है फॉस्फोलिपिड होती है। कल बताया था मैंने, फॉस्फोलिपिड होती है। फॉस्फोलिपिड के दो बाई लेयर में रहता है, ये लेयर रहती है, और ये एक फॉस्फोलिपिड का जो अणु होता है
लेसिथिन जो रहती है, उस फॉस्फोलिपिड के भी दो सिरे होते हैं। एक तो जल से प्रेम करता है, जल स्नेही कहलाता है, अर्थात हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है। और दूसरा जो एंड होता है ये वाला भाग, ये टेल एंड बताया था, लिखा लिख नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ मॉडल बता रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। ये वाला जो एंड था इसको टेल कहा जाता था। ये जल से नफरत करता था, फिर प्रेम किससे करता था? लिपिड से करता था, लिपिड से करता था। इस वजह से इसको लिपोफिलिक एंड कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? लिपोफिलिक एंड के नाम से इसको जाना जाता था। चूंकि जल कोशिका के अंदर भी पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और कोशिका के बाहर जो अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं उनमें भी पाया जाता है अंतरकोशिकीय अवकाश में। तो इस वजह से जल से प्रेम करने वाला ही जल की साइड में होगा, अर्थात ये जो सिरे वाले भाग है, सिर जिसको कहा जा रहा है हेड, तो ये जल की ओर होते हैं, और इधर अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है तो वहाँ उसमें भी जल पाया जाता है, तो ये अंदर। और ये दोनों भाग जल से नफरत करते हैं, अर्थात बसा से प्यार करते हैं, तो लिपोफिलिक वाले भाग होते हैं। इस वजह से ये आमने सामने अर्थात जल की ओर नहीं होते। पहली चीज तो ये कल मैंने आपको बता के आया हूं। ऐसा कौन सा अणु जिसको एम्फीपैथिक के नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, मतलब किसी अणु में, एक अणु में दो एंड पाए जाते हैं, मतलब दो भाग पाए जाते हैं। एक तो हाइड्रोफिलिक भाग पाया जाता है और दूसरा लिपोफिलिक भाग पाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? एम्फीपैथिक कहा जाता है। वेरी गुड। अब इसको मैं दूसरी भाषा में हाइड्रोफोबिक भी कह दूं, लिपोफिलिक शब्द निकल जाए आपके तो हाइड्रोफोबिक कहा जा सकता है। फोबिक का मतलब जानते हैं? फोबिया, फोबिया का मतलब डर, फोबिया का मतलब डर, अर्थात ये वाला भाग पानी से डर रहा है, जल से डर रहा है, इस वजह से इसको हाइड्रोफोबिया कह दिया। जिसको हाइड्रोफिलिक कह रहे हैं, प्रेम कर रहा है, ये भाग नफरत कर रहा है, डर लगता है इसको, तो इस वजह से इसको हाइड्रोफोबिया भाग भी कहा जा सकता है। यदि लिपोफिलिक ध्यान नहीं रहे तो हाइड्रोफोबिक भी लिख सकते हैं, पहली चीज। अब मैंने आपको क्या बताया कि लिपिड के बीच बीच में प्रोटीन के अणु तरल रूप में डले रहते हैं, अर्थात लिपिड प्रोटीन इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, इस प्रकार से। क्लियर? तो इस वजह से इसको तरल मोजेक मॉडल नाम दिया गया था। तो सबसे पहले ये वाला भाग लिपिड बना दिया, इनके बीच बीच में ये प्रोटीन के अणु मैंने डाल दिए, बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से प्रोटीन बीच बीच में पाई जाती है। इनके कुछ प्रोटीन बीच बीच में पाई जा रही है, कुछ प्रोटीन यहां भी पाई जा रही है, बाहर की साइड पाई जा रही है। इस आधार पर, प्रोटीन की व्यवस्था के आधार पर, लिपिड में प्रोटीन की व्यवस्था के आधार पर लिपिड दो प्रकार से अरेंज रहता है। लिपिड में प्रोटीन की अरेंजमेंट अर्थात व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बटी होती है। जो बाहर की साइड उपस्थित होती है उसको पेरिफेरल कहा जाता है, और जो अंदर लिपिड के बीच बीच में स्थित होती है उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। लिपिड में प्रोटीन की व्यवस्था के आधार पर ये दो प्रकार से होती है। कुछ प्रोटीन तो लिपिड के बीच बीच में डली हुई है, ये वाली डली है, इस प्रोटीन को क्या कह दिया? इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन में नहीं लिखा है, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है, मतलब जो लिपिड के बीच बीच में डली रहती है। ऐसी प्रोटीन जो लिपिड के बाहर सिरों पर होती है, हेड सिरों की ओर, जैसे ये, इसको पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। पेरिफेरल
पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब परिधि वाले भाग पर पाई जाती है। ये तो आपको पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, पेरीफेरल का मतलब होता है परिधि वाला भाग। क्या? जो परिधि वाले भाग पर यानी किनारे वाले भाग पर पाई जाती है उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? पेरीफेरल प्रोटीन। इसको जब इंट्रिंसिक कहा जा रहा है, इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, तो ये बाहर है, तो बाहर को क्या कह सकते हैं? एक्स। बाहर को क्या कह सकते हैं? एक्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो ये कौन सी हो गई? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये अंदर है बीच बीच में, तो इंट्रिंसिक कहला रही है। ये बाहर है, तो इसको क्या कह दिया गया? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह दिया। क्लियर? पहली चीज तो ये हुआ। अब इनके जो अणु प्रोटीन डले हुए हैं, ये मुख्य रूप से ऐसा नहीं कि ये तो आपको मतलब मेरे पास वो तो है नहीं, ये वो 3D वगैरह वो क्या होता है, तो प्रोजेक्टर वगैरह तो मैं मूवमेंट करके दिखाऊं, तो ये इधर मूवमेंट होता है, ये इधर मूवमेंट होता है, ये अणु इधर मूवमेंट होते हैं, ये इधर मूवमेंट होते हैं। इस वजह से मुख्य रूप से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया। ठोस अवस्था में मोज़ेक जरूर डली रहती जमीन का जो फर्श बनता है, लेकिन यहाँ जो रहते हैं इनके लिपिड और प्रोटीन इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। इस वजह से, और मूवमेंट कौन करेगा? जो तरल होगा। मूवमेंट कौन करेगा? जो तरल होगा। इस वजह से इसको मॉडल का नाम दे दिया, तरल मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया। पहली चीज तो ये हुई। क्या है? अब देखते हैं ये जो प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन, ये जो प्रोटीन लिपिड में टुकड़ों में डली रहती है, मतलब कुछ आधे भाग में डली है, आधे भाग में मतलब पूरे भाग में नहीं डली है, ऐसे प्रोटीन को सिस प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस प्रोटीन। और जो लिपिड के पूरे भाग में डली रहती है, डली है, देखिए ये टुकड़े में डली है लिपिड के, कुछ में है कुछ में नहीं है, तो ये मुख्य रूप से पूरे वाले भाग में डली है, तो ऐसी को क्या कहा जाता है? ट्रांस प्रोटीन। क्या कहा जाता है? ट्रांस प्रोटीन कहा जाता है। ध्यान में रख लीजिए, सिस प्रोटीन क्या होता है, ट्रांस प्रोटीन क्या होता है। सिस प्रोटीन जो लिपिड के पूरे भाग में नहीं पाई जाती है, कुछ जगह पाई जाती है, लिपिड के कुछ भाग को कवर करती है, या कुछ जगह पाई जाती है, उसको सिस प्रोटीन कहा जाता है। और जो पूरे भाले भाग यानी लिपिड के इधर से उधर से निकलती है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रांस प्रोटीन के नाम से। यानी इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है वह ट्रांस होती है, पूरे में पाई जा रही है। इंटीग्रल ये भी है, लेकिन ये आधा कवर कर रही है। ये क्या कर रही है? आधा कवर कर रही है, उसको सिस प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन का वह भाग, प्रोटीन का वह भाग जो लिपिड में पाया जा रहा है, देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये देखिए ऊपर जा रहा है, जा रहा है, श्रेष्ठ यहाँ तक है ये, और ये यहीं तक रह गया। तो ऐसा भाग, ये वाला जो वाला भाग है, ये सिर्फ लिपिड वाले पार्ट में पाया जा रहा है। ये वाइट वाइट मैंने पूरा कर दिया। इस भाग को क्या कहा जाता है? नोट कर लीजिए, डोमेन कहा जाता है। प्रोटीन का वह भाग जो सिर्फ लिपिड वाले भाग में पाया जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन का वह भाग, इंटीग्रल प्रोटीन का वह भाग जो सिर्फ लिपिड वाले भाग में पाया जाता है, उस भाग को डोमेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? डोमेन के नाम से जानते हैं। यही आपका क्या है बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब भैया कल आपको ध्यान होगा, ये तो मैंने आपको क्या बताया कि लिपिड और प्रोटीन, तो क्या यही चीज पाई जाती है? क्या यही चीज मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने तीसरा कंपोनेंट भी यदि आपको ध्यान होगा तो बताया था, लेकिन कुछ मात्रा में क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी किस रूप में, किस रूप में, कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती है? ओलिगोसैकेराइड। यदि कल लिखा होगा तो आप देख लीजिए कि ओलिगोसैकेराइड मुख्य रूप से केमिकल नेचर मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें लिखा होगा कि ओलिगोसैकेराइड जो है वह मुख्य रूप से इसके अलावा पाया। ये बात एक अलग है, मेजॉरिटी इसकी अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट कुछ मात्रा में होती है। आरबीसी की आपको ध्यान होगा, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन 52% बताई थी, ध्यान है, और जो लिपिड बताया था वह 40% बताया था कि नहीं बताया था? तो इस रूप में मुख्य रूप से ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ होगा? कार्बोहाइड्रेट ये लो,
ये लो, ये लो, इस रूप में मुख्य रूप से ये क्या लगे रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर। आपके डायग्राम में चित्र में दिया होगा शुगर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, शुगर लिखा होगा। शुगर को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुगर को ही कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। शर्करा, शुगर को हिंदी में शर्करा कहा जाता है, शुगर को हिंदी में शर्करा कहा जाता है। तो ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हुआ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सीधे सीधे कि सभी खोज पहले किस, एक बार देख लीजिए, जल्दी जल्दी रिवाइज किए दे रहा हूँ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सिंगर निकोलसन ने 1972 में। 1974 में रॉड्रिक कैपाल्डी ने इनकी समर्थन किया था। जितनी भी जैविक झिल्लियां पाई जाती हैं, जितनी भी बायोमेम्ब्रेन पाई जाती हैं, वह नेचर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होती हैं। यानी कि फ्लूइड मोज़ेक होती तरल होती है। कैसी होती, तरल मोज़ेक मॉडल के रूप में जितनी भी जैविक झिल्लियां यानी प्लाज्मा झिल्ली होती है। फिर कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है। ये जो है वो सारे शरीर के सभी बाउंड्री से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स हैं। तो इनकी भी जो न्यूक्लियस जैसे है केंद्रक, तो इनकी जो चारों ओर बाउंड्री पाई जाती है, वह बाउंड्री का नेचर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली जैसा ही होता है। इस वजह से कहा जाता है कि सभी जैविक झिल्लियां का जो नेचर होता है वह प्लाज्मा झिल्ली जैसा ही होता है। अर्थात यह तरल मोज़ेक मॉडल के रूप में पाई जाती है। प्रोटीन की व्यवस्था के, लिपिड में प्रोटीन की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी होती है, जो लिपिड के सिरों की ओर पाई जाती है, अर्थात परिधि पर पाई जाती है, उसको पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। तो ये देख लीजिए, बनाइए। और जो लिपिड के मध्य मध्य में पाई जाती है, बीच बीच में पाई जाती है, एक सिरे से इधर से उधर होती है, उसको इंटीग्रल कहते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन मध्य में तो लिपिड के पाई जाती है, लेकिन पूरे भाग को कवर नहीं करती हैं। जैसे ये तो मैंने पूरा भाग बना दिया, नहीं तो यहाँ भी ये आपका मैं बना दूँ, ये लीजिए, या पूरे भाग को कवर नहीं करती है। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, सिस प्रोटीन। और जो पूरे वाले भाग में पाई जा रही है उसको ट्रांस, क्या कहा जा रहा है, ट्रांस इंटीग्रेटेड या ट्रांस प्रोटीन का वह भाग जो सिर्फ लिपिड में पाया जाता है, उस वाले भाग को क्या कहते हैं, डोमेन कहा जाता है। उस भाग को क्या कहा जाता है, डोमेन के नाम से जाना जाता है। इतना आपको किस में पढ़ना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ना है। इसके अलावा प्रोटीन और लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड से कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात शर्करा जुड़ी रहती है, अर्थात शर्करा जुड़ी हुई रहती है। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने आपको पहला तो ट्राइलेमिनर मॉडल बताया, दूसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिकली फंक्शन क्या है, ये कल मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टिव परमेबल होती है। कैसी होती है, किस प्रकार से ये कार्य करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर में कैसी है, चयनात्मक पारगम्य। सिलेक्टिव परमेबल का मतलब क्या होता है, चयनात्मक पारगम। चयनात्मक पारगम का मतलब क्या, कहीं भी मुझे कोई कंपटीशन क्विज कराना है तो मैं क्या सभी को ले चलूंगा, क्या चयन करूंगा, क्या चयन करूंगा आप लोगों में से जो उस क्विज के अनुकूल होंगे, अर्थात जो इंटेलिजेंट होंगे, अच्छे बच्चे होंगे उनको। तो ऐसे ही ये जो प्लाज्मा जो झिल्ली होती है, जो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ये हर अणु को अंदर प्रवेश नहीं करती और ना हर अणु को बाहर निकालती है। क्या चयन कर करके अंदर लेगी, चयन कर करके मुख्य रूप से बाहर निकाला जाएगा। तो उस चीज को कहा जाता है सिलेक्टिव परमिएबल, अर्थात यह प्रकृति में कैसी होती है, चयनात्मक पारदर्शी, चयनात्मक पारदर्शी होती है। ये दो प्रकार से कार्य करती है।
इसका परिवहन का काम, मतलब आना जाने को परिवहन कह सकते हैं। आने जाने को ट्रांसपोर्ट अंग्रेजी में, परिवहन हिंदी में कह सकते हैं क्या? तो मैं कह दूं, यानी इसका क्या फंक्शन हो गया? ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य हो गया, परिवहन का कार्य हो गया। क्लियर बेटा? अब परिवहन क्या करेगी? जो चयन करेगा, जो चयन करेगा वो ही परिवहन होता है। जैसे घर में कौन चयन करता है? मम्मी। पापा की नहीं चलती है, सिर्फ मम्मी की चलती है। पापा ने कही भी कि हाँ बेटे को ये कर दो, ये शर्ट अच्छी लग रही है, नहीं ये अच्छी थोड़ी लग रही, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो फिर हमें ले काय के ले गए यदि तुम बाजार में, जब तुमको ही चयन करना है तो स्वाभाविक क्या है, तो चयन करने का जो घर में जैसे जिस प्रकार से महिलाओं का रहता है, इस प्रकार से यहाँ रोल कोशिकाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। लेकिन उसको अंदर बाहर लेना, कुछ बाहर से अंदर लेना और अंदर से बाहर निकालना, तो उसको आना जाना हो रहा, तो परिवहन कह रहे हैं। तो यानी ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन हो रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन दो प्रकार से होता है, पैसिव और एक्टिव। आपके में सक्रिय निष्क्रिय लिखा होगा, निष्क्रिय सक्रिय लिखा होगा, देख लेंगे क्या? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव लिखते चलिए, मैं भी मिटा लूंगा। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। आप तो हिंदी में लिखते चले, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे, ऊर्जा से मतलब एटीपी। ऊर्जा से मतलब क्या है? एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जब एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी तो क्या होगा कि जहां अधिक होगा, अधिक से कम की ओर गमन होगा, अधिक से कम की ओर होगा, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। यानी कि सीधे सीधे ये दो प्रकार का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेट, दो प्रकार का हो गया। अधिक से कम की ओर गमन, अधिक से कम की ओर जो गमन होता, आना जाना होता, उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अर्थात सरल भाषा में सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेट में क्या होता है? किसी के माध्यम से जब पदार्थ जाए, क्या किसी के माध्यम से जब पदार्थ जाएगा तब उसको क्या कहा जाता है? फैसिलिटेट कहा जाता है। और इसको ले जाने का कार्य जो करता हुआ है कौन करेगा? प्रोटीन करेंगे। कौन करेगा? प्रोटीन करेंगे। तो ऐसी प्रोटीन जो पदार्थों को ले जाने लाने का कार्य करती हैं, उनको एक को चैनल प्रोटीन कहा जाता है। अभी डायग्राम के माध्यम से मैं बनवाऊंगा, उसको चैनल प्रोटीन कहा जाता है। उसको क्या प्रोटीन कहा जाता है? चैनल प्रोटीन कहा जाता है। और एक होती है कैरियर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन में अपने आप, अधिक से कम की ओर अपने आप। क्लियर? पैसिव दो प्रकार का, पैसिव में मतलब एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। जब एनर्जी की आवश्यकता नहीं है तो स्वाभाविक है मेरे पास कोई ज्यादा चीज होगी तभी मैं किसी को दे दूंगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे ही मतलब अधिक से कम की ओर, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि सिंपल वे में यहाँ खड़े हुए आप बैठे हुए, कोई अंदर प्रवेश करता है और वो बॉडी डीओ डाले हुए, तो निश्चित तौर पर स्मेल वहां तक जाएगी। आप अगरबत्ती यहाँ जला दो, वहां पहुंचेगी स्मेल। तो ये क्या है? यानी इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता इस प्लेस पर अधिक थी, इसकी सांद्रता इस जगह अधिक थी, वहां थी नहीं, तो यहां से उसके जो अणु हैं वो यहां से उधर की ओर जाएंगे, यहां से उधर की ओर जाएंगे। तो इस चीज को क्या कह दिया? डिफ्यूजन कह दिया, यानी सिंपल डिफ्यूजन कहा गया। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है। फैसिलिटेट में क्या बताया? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। फैसिलिटेट में बताया कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, किसी ना किसी माध्यम की। फैसिलिटेट में क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता तो नहीं, क्योंकि पैसिव कई प्रकार है, लेकिन किसी ना किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। कोई हेल्प ले जाने का कार्य करेगा, तो कौन कर रहा है? प्रोटीन। तो
प्रोटीन भी दो प्रकार से कार्य कर रही है, एक तो रास्ता दे रही है स्वयं में से, क्या रास्ता दे रही है, तो उसको क्या कह दिया, चैनल प्रोटीन। एक मुख्य रूप से कैरियर पकड़ के ले जा रही है कि नहीं भैया, एक तो रास्ता दे रही है, ये प्रोटीन का रूप है कि लो ये मैंने रास्ता दे दिया, अब इसमें से होकर तुम प्रवेश कर जाओ, क्या, और एक क्या कर रही है कि ये प्रोटीन का अणु है, किसी अणु को अपने अंदर इसने इस प्रकार से प्रवेश करा दिया, और अंदर जाके ये जब अंदर प्रवेश कराना है तो ये जाकर पलट जाता है, पलट गया, ये उसमें प्रवेश हो गया। तो ये क्या कैरियर का कार्य कर रही है, प्रोटीन काय का कार्य कर रही है, कैरियर यानी वाहक का कार्य कर रही है, काय का, और चैनल मतलब रास्ता देने का, चैनल का मतलब क्या होता है, रास्ता देने का ये कार्य करे। तो इस प्रकार से फैसिलिटेट दो प्रकार से होता है। अब किस प्रकार से कौन क्या प्रवेश करता है, एक्टिव में नो एनर्जी रिक्वायर्ड लिखा है, तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, एक्टिव में क्या हो जाएगा सीधे सीधे, तो क्या बताया गया, एक्टिव में इसमें पैसिव में क्या था, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ क्या कंडीशन है, एनर्जी की आवश्यकता हो, एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब एनर्जी की जब आवश्यकता तो क्या होगा कि जहां कम है वहां से अधिक की ओर आना होगा, कम से अधिक की ओर जाना होगा, कम से अधिक की ओर, जब कम से अधिक की ओर जाना होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा तो देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा तो देनी पड़ेगी। तो इस वजह से इसमें क्या एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, एटीपी आवश्यक होती है, इसमें एटीपी आवश्यक होती है। तो ये दो प्रकार से होते हैं। अब कौन कैसे कार्य करता है तो वो देख लीजिए। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में किस प्रकार से कार्य किया जाता है। अब वही चीज उन्हें फिर से बनानी पड़ेगी। कितने प्रकार मैंने बताए थे, कितने प्रकार बताए, पैसिव, सबसे पहले मैं आपको पैसिव यानी नो एनर्जी रिक्वायर्ड यानी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। अब ऐसा क्या होगा, देखिए ये पूरी सेल है, ये तो प्रोटीन वोटीन अभी मैंने बनाई नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग लेयर पाई जाती है फर्स्ट वो है। तो यहाँ का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, अंतरकोशिकीय अवकाश, दो कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले अवकाश को कहा जाता है अंतरकोशिकीय अवकाश कहा जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। उसमें जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड कहा जाता है, यानी कि अंतरकोशिकीय द्रव कहा जाता है, उसमें भी पानी होगा। फिर अंदर साइटोप्लाज्म होगा, प्रोटीन नहीं है, अभी भी से ध्यान रखना, ये क्या है साइटोप्लाज्म है, इसमें भी पानी होगा। अब यहाँ से पदार्थों का पानी, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, क्या यौगिक पाए जाते हैं, तो यहाँ से पदार्थों का गमन बाहर होगा, बाहर के अंदर आएंगे। सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाएं आपके जो शरीर में होती है वो कोशिका में होती है। कई बार मैंने बताया कि उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका में, यानी पदार्थों का बनना कोशिका के अंदर होता है और पदार्थों का टूटना भी कोशिका के अंदर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पायरेशन ले लीजिए, रेस्पायरेशन में क्या होगा, C6H12O6 प्लस O2, यही तो होता है। और क्या बन गया अपने को जो चाहिए इस समय एनर्जी, और प्लस क्या बना CO2 बना, यानी CO2 ये कहां बना, कोशिका के अंदर। रेस्पायरेशन की क्रिया कहां हो रही है, श्वसन की क्रिया कहां हो रही है, कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर जब बन रहे हैं तो पानी बनता है श्वसन की क्रिया में, और CO2 बनती है, और ऊर्जा। तो ऊर्जा तो अपन दैनिक कार्य में जैसे मैं बोल रहा हूँ इतना वो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो निश्चित ही ये एनर्जी के माध्यम से कर रहा हूँ। क्या अब CO2 जो है, यदि CO2 अपने शरीर में बनी रही अपने लिए बहुत हानिकारक है। कुछ CO2 तो यूरिया बनाने में कार्य आ जाती है, लेकिन अधिकांश CO2 को अपने
श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इसको श्वसन तंत्र में कैसे पहुंचाया जाएगा? जब कोशिका के अंदर बना है तो श्वसन तंत्र में कैसे पहुंचाया जाएगा? स्वाभाविक है कि यहाँ ब्लड वेसल्स पाई जा रही है, क्या रुधिर वाहिनियां, इस CO2 को रुधिर वाहिनी में पहुंचा दिया जाएगा। रुधिर वाहिनी से फेफड़ों में आई और फेफड़ों से बाहर। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली जो CO2 इनके बीच में से निकल सकती है। क्यों? क्योंकि CO2 का जो नेचर है वो लिपिड को, लिपोफिलिक जो तेल वाला भाग है उसको पसंद है, उसको जल पसंद नहीं है। जल पसंद नहीं है, वो तो मजबूरी है कि जल यहाँ से निकलेगा, लेकिन CO2 को ये आसानी से निकालती रहती है क्योंकि यह लिपोफिलिक नेचर की होती है। इस वजह से ये वाला जो भाग है इस CO2 को पसंद करता है। यहाँ से ये क्या बना दिया आपका ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में CO2 पहुंच गया और यहाँ से निकल गई। वो सिस्टम आएगा तब बताया जाएगा। पहली चीज, अब भैया CO2 बाहर निकल रही है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये क्रिया बिना उसके होगी नहीं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी नहीं, ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और अनॉक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। लेकिन अपने शरीर में जो होती है वह ऑक्सी श्वसन की क्रिया अधिकांशतः होती है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये यहाँ से जा रही है, यूं प्रवेश करी, यहाँ पहुंची, इस ब्लड वेसल्स में आई। इस ब्लड वेसल से ये आवागमन जो हुआ वो कौन सा हुआ? सिंपल डिफ्यूजन। यानी CO2 और ऑक्सीजन का जो आवागमन होता है वह सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। लेकिन भैया जल भी यहाँ पाया जाता है, तो मजबूरी इसकी ये वाला भाग जल को पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ से जल भी बाहर निकलता है। थोड़ी बहुत, विशेष में तौर पे क्या कह रहा हूँ, जोड़ देंगे, थोड़ी बहुत मात्रा में जल भी यहाँ से निकलता है। तो इस प्रकार से पहला कौन सा? सिंपल डिफ्यूजन। अब दूसरा कौन सा मैंने बताया? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट, अब फैसिलिटेट में क्या होता है? प्रोटीन की सहायता से होता है। यहाँ क्या पाया जा रहा है बेटा? प्रोटीन। तो प्रोटीन के दो रूप बताए थे, एक तो चैनल प्रोटीन और दूसरा कैरियर प्रोटीन, यही बताया था। तो चैनल प्रोटीन में क्या होगा कि मैंने ये चैनल बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? चैनल। यहां से जो भी पदार्थ प्रवेश करने हैं तो सबसे पहले रूप से इसके अंदर प्रवेश करेंगे। यहां से ये प्रोटीन ने रास्ता दे दिया कि भैया तुम निकल जाओ, क्या निकल जाओ। इस प्रकार से ये 8 प्रोटीन के अणु होते हैं। कितने यहाँ होते हैं? एक में 8 प्रोटीन के अणु होते हैं। ऐसे प्रोटीन जिसमें 8 पाए जाते हैं उसको एक्वापोरिन प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वापोरिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इसने रास्ता दे दिया, यहाँ से निकल जाओ। तो रास्ता दे रहा है यानी चैनल बना रहा है। क्या बना रहा है? चैनल बना रहा है। तो इस प्रकार के प्रोटीन को क्या कहा जाता है? चैनल प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मोस्टली वाटर इस चैनल प्रोटीन के माध्यम से ही प्रवेश करता है। तो इसको वाटर चैनल भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? वाटर चैनल। वाटर प्रवेश करके निकल रहा है, अंदर जा रहा है, तो इसको क्या कह देते हैं? वाटर चैनल के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज फिर यहां मैं थोड़ा सा एक बार फिर बना दूं। अब क्या होगा? दूसरा कौन सा? फैसिलिटेट में कौन सा आएगा? कैरियर प्रोटीन। भाई फैसिलिटेट में दो ही तो बताए, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन समझ में आ गया कि वाटर मोस्टली अंदर जो प्रवेश करता है वो इसी के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। कैरियर प्रोटीन में क्या होगा भैया कि ये प्रोटीन है, इसमें एक विशेष प्रकार की आकृति ये बना लेता है। भाई आपको देखो किसी को ले जाना है जो आपकी बिरादरी का नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बिरादरी से मतलब नेचर का नहीं है कि भैया कि नहीं चलो ठीक है यार, मम्मी पापा ने कहा है तो इसको ले चलते हैं साथ में, तो मजबूरी हो गई लेने। तो यानी आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट होना पड़ेगा। आप गाड़ी पे 2 लोग जा रहे हैं,
और आपका एक परिचित मोहल्ले का मिल गया, तो क्या करोगे? फर्ज ये बनता है कि चलो बिठा ले चलो, देखेंगे पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे तो निकल जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो वहाँ क्या आपको थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसे ये प्रोटीन जिन अणुओं को अंदर लेके जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है। ये इस प्रकार से इसमें वो अणु जो अंदर जाना है वो प्रवेश हो गया, यानी ये जो प्रोटीन का अणु है वो काय का कार्य कर रहा है? वाहक का कार्य कर रहा है। काय का कार्य कर रहा है? वाहक का कार्य कर रहा है। अब जैसे ये प्रोटीन को अंदर पहुंचाना है तो ये अपने क्या करेगा, इस सिरे को यूं पलट जाएगा, जिसके कारण ये वाला भाग कहां आ जाता है, नीचे आ जाता है और इसको साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देता है। इस कंडीशन को क्या कहा गया, यानी ये ले जाने का कार्य, पकड़कर ले जाने का कार्य कर रहा है, तब इसको क्या कह दिया? कैरियर प्रोटीन कहा। अब इसको क्या कह दिया? कैरियर प्रोटीन के नाम से जाना। तो कितने प्रकार की हो गई? सिंपल, फैसिलिटेटेड में कौन कौन से? चैनल प्रोटीन, यानी वाटर प्रवेश कर रहा है, और दूसरे जो भारी भरकम पदार्थ को पकड़ कर ले जा रहा है उसको क्या कह दिया? कैरियर प्रोटीन कहा। क्या कह दिया? कैरियर प्रोटीन। क्लियर? लास्ट पार्ट आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा आता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में भैया कुछ नहीं, प्रोटीन ही रोल प्ले कर रही है, लिपिड से होकर प्रवेश नहीं करेगी, लिपिड से होकर प्रवेश नहीं करेगी। कौन प्रवेश करेगा? उसमें हेल्प प्रोटीन ही करेगी। कौन करेगा? हेल्प। लेकिन ये सामान्य प्रकार की प्रोटीन थी, ये इस प्रकार की प्रोटीन थी। ठीक, यहाँ क्या होता है कि विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जैसे ये, इसमें भी ये चैनल बनाता है, ये चैनल बनाता है। कुछ जगह तो देखे होंगे मंदिर के अंदर जाते हैं तो वैसे ही प्रवेश कर जाते हैं, कुछ जगह ये टैक्स देना पड़ता है। क्या? टैक्स देना पड़ता है। तो स्वाभाविक आपको दर्शन करने तो टैक्स तो देने पड़ेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ है। यहाँ मुख्य रूप से क्या है कि कम से अधिक की ओर प्रवेश करना है। कोशिका द्रव्य में पोटेशियम आयन अधिक होते हैं, जिससे ध्यान नोट कर लीजिए कहीं भी पॉइंट आउट करके। कोशिका द्रव्य में पोटेशियम आयन अधिक होते हैं, और बाहर जो अंतरकोशिकीय द्रव है उसमें सोडियम आयन से मतलब NaCl वगैरह, लेकिन अपन सोडियम आयन ही कह रहे हैं, नमक ज्यादा पाया जाता है। तो नमक में NaCl अलग अलग है आयन, तो यहाँ सोडियम आयन अधिक पाए जाते हैं। अंतरकोशिकीय द्रव में सोडियम आयन, और कोशिका द्रव्य यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें पोटेशियम आयन अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पोटेशियम आयन भी पाए जा रहे हैं। क्या? अब इस पोटेशियम आयन को पकड़कर, कम है यहाँ, इधर ध्यान दें, कम है यहाँ पर, अधिक कहाँ पर है? अंदर है। कम कहाँ है? बाहर। तो अब बाहर से अंदर को लाना है, बाहर, तभी तो मात्रा ज्यादा हो रही है। आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि हमेशा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम आयन की मात्रा अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर होती है या बाहर होती है। तो पोटेशियम की मात्रा सबसे ज्यादा लवण में पोटेशियम आयन अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब ये कैसे हुआ? बाहर से अंदर आए, लेकिन अंदर कैसे आएगा? यहां से अंदर आने के लिए इसको ATP का एक अणु खर्च करना पड़ेगा। ATP, इसको अंदर प्रवेश करना है तो ले भैया रिश्वत ले ले, कछु नहीं। जैसे अब यहाँ गेट कीपर खड़ा रहता है तो उसको कोई कहता है कुछ दे देते हैं, कोई दे देते हैं, तो वो निकल जाने देता है। तो ऐसे ही मतलब क्या है कि ATP जो है, मतलब ये पोटेशियम आयन है, अंदर प्रवेश करेंगे, वो किसकी सहायता से करेंगे? एक अणु ऊर्जा को लेकर करेंगे। तो ये पोटेशियम आयन कहाँ आ गया? अंदर आया। पोटेशियम आयन कहाँ आया? अंदर आया। और यहाँ जो सोडियम आयन थे, यहाँ जो अंदर कोशिका द्रव्य में जो सोडियम आयन थे, वो सोडियम आयन तभी तो बाहर ज्यादा होंगे, तो ये सोडियम आयन बाहर निकलते हैं। ये ध्यान रखना, एक ATP अणु खर्च करने पर 2 पोटेशियम आयन अंदर प्रवेश कर रहे हैं, 2, और एक ATP मतलब वही एक ATP अणु, और 3 सोडियम आयन, कितने? 3 सोडियम आयन बाहर निकल रहे हैं। 2 अंदर पोटेशियम आयन प्रवेश कर रहे हैं और 3 सोडियम आयन बाहर निकल रहे हैं। तो अब स्वाभाविक है कम से अधिक की ओर आना हुआ, लेकिन किसके द्वारा हुआ?
ऊर्जा के माध्यम से, किसके माध्यम से हुआ, ऊर्जा के खर्च करने के माध्यम से हुआ, तो उसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। इतना आपको पढ़ना है दोनों। तो इसका जो एग्जाम्पल है एक्टिव का, सोडियम आपके उस पर लिखा है, सोडियम और पोटेशियम पंप, क्या लिखा हुआ है, सोडियम। आप एग्जाम्पल देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में सोडियम और पोटेशियम। इतना आपको क्या पढ़ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन का होता है उसमें बताना है। अब इसमें किसी को यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट डे से आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम चलेगा। नेक्स्ट डे जो है कल का मतलब, उसमें क्या बताया जाएगा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब वैसे तो मैंने आपको कोशिका में कहीं बताया नहीं था ये सिस्टम। रेटिकुलम मैंने ईआर बताए, लाइसोसोम बताए, वैक्यूल बताए, माइटोकॉन्ड्रिया बताए, राइबोसोम बताए, सारे बताए। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़कर सहायता करते हैं, उनको कहा जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, ऑर्गेनेल्स, दूसरा गोल्गी बॉडी आ जाता है, तीसरा वैक्यूल आ जाता है, और चौथा लाइसोसोम आ जाता है। ये चार जो ऑर्गेनेल्स हैं, चार जो अंगक हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जा रहे हैं, वो एक दूसरे के सहायक होते हैं। इस वजह से इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत लिया जाता है, जो आपका नेक्स्ट डे रहेगा। ठीक है।